हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस और प्रौद्योगिकी का रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस 365 मतलब जो है पूरे साल, पिछले साल जो है साइंस से संबंधित जो जो घटनाएं चर्चा में रही हैं उनको 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। टॉपिक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो है आपके प्रश्न वगैरह एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से हम बहुत सारे नई चीज़ों को पढ़ेंगे। खासकर वैकल्पिक ऊर्जा मतलब जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेस है, जिनको हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। समय के साथ हमने देखा है कि हम जो है एनर्जी शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब जो है हम ऐसी एनर्जी रिसोर्सेस पर शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन या अन्य प्रकार के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं वो कम से कम हो और हमें बेनिफिट्स ज़्यादा हो। तो ऐसी कौन कौन सी नई तकनीकियां हैं जो अभी तक ईजाद की गई हैं। तो जून 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच जो भी घटनाएं चर्चा में रही हैं वो यहाँ पर हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहला हमारा है वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होने वाला है। तो क्या क्या है, किसने शुरू किया है, क्यों शुरू किया गया है, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हम सब यहाँ पर देखें। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड हमारा है AERB। इसने जो है 500 मेगावाट की क्षमता के लिए जो है सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दे दी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सोडियम आधारित होने वाला है, यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। अब बात करें यहाँ पर जो है स्वदेशी है, पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप प्रकार का है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें कि इसको जो है कौन सी संस्था है जो कि इसको मेंटेन कर रही है, बना रही है, तो भाविनी द्वारा संचालित है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। तो ये जो है इसको बना रही है, पहली बार हो रहा है स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें जो है AERB के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी, लेकिन जो है मंजूरी मिली है, प्रावधानों के अनुसार जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो 1983 में स्टार्ट हुई हैं। तो याद रखना है कि 1962 में जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार 1983 में जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। ये सुनिश्चित करता है कि भारत में जो भी चीज़ें हैं, आयनकारी विकिरण हो गया या फिर जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है मनुष्यों के लिए फायदेमंद हो। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कल को मनुष्यों के लिए खतरनाक हो जाए। तो ऊर्जा तो जनरेट करेंगे हम, इस क्षेत्र में काम तो करेंगे, लेकिन कोई ऐसा इनोवेशन नहीं करेंगे जो मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न करे। अब बात करें जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, क्या होते हैं, तो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जो बिजली उत्पादन के दौरान परमाणु ईंधन की खपत की तुलना में, देखो परमाणु ईंधन का खपत तो करेंगे, लेकिन जितनी खपत करेंगे उससे ज़्यादा ही दूसरे फॉर्म में उसको जो है प्रोड्यूस कर देंगे। और आप जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ईंधन, आप उसको जो है तीसरी प्रक्रिया में इस्तेमाल करेंगे। तो जो 3 चरण के ब्रीडर्स होते हैं, फास्ट रिएक्टर्स होते हैं, तो उसमें जो है हमें इससे मदद मिलती है, अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और जो है मिक्सित ऑक्साइड्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और जो कोर फ्यूल होता है उसकी चारों ओर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज तो करते हैं यूरेनियम 238 ब्लैकेट, अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अधिक हमें एनर्जी भी मिलती है, और जो भी ईंधन का उपयोग कर रहे हैं वो ईंधन हमें जो है आगे मतलब अगली प्रक्रिया में और ज़्यादा ईंधन के रूप में यहाँ पर मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो है कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो उसका जो भी सब्सटेंस मतलब होता है कि अगर कोई कोयला जलाए तो राख हुई। अब राख का इस्तेमाल कहीं तो करें, लेकिन पहले की तुलना में वो उतना यूज़फुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदेमंद ये है कि आप जो है यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हो और वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर्स होते हैं का महत्व अगर हम देखें तो भारत के 3 चरण वाले हमारे ब्रीडर्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 चरण वाले क्या होते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं इसको। आपने ए प्रोडक्ट यूज़ किया, वो बी में कन्वर्ट हुआ, बी प्रोडक्ट यूज़ किया, वो जो है, या फिर A+B का इस्तेमाल आपने किया और वो आपको C के फॉर्मेट में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है थोरियम 232 को विखंडित
यूरेनियम 233 में यहाँ पे बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग जो है हम तीसरे चरण के ईंधन के रूप में कर रहे हैं। तो इस्तेमाल ये किया, उसमें कन्वर्ट किया और उसको जो है हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरेनियम 233 का उपयोग करके दुनिया का पहला थोरियम आधारित, मतलब देखो इस्तेमाल हमने यूरेनियम किया, बना हमने थोरियम लिया। जब थोरियम बना ही लिया है, जब इकट्ठा होता रहा, बनता रहा, तो उसको जो है हमने दूसरी जगह, दूसरे अन्य प्रकार के ईंधनों में जो है इस्तेमाल किया। अब बात करें जो है भारत के तीन चरण वाले जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में, तो इसको बनाने का श्रेय जो है डॉक्टर होमी जे भाभा को जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना जो है 1950 के आसपास की थी। इन्होंने बताया था कि हम कैसे 3 चरण वाली इस प्रक्रिया को अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं। अब बात करें अगर जो है यूरेनियम भंडार की, तो भारत में मात्र 2 से 3% ही यूरेनियम का हिस्सा है जो मिल जाएगा आपको, लेकिन भारत में वैश्विक थोरियम का भंडार जो है शीर्ष देशों में है। यूरेनियम तो हमारे पास जो है 1 से 2 से 3% ही है, लेकिन थोरियम का भंडार हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में है और हम जो है अब जो है थोरियम पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो है एनर्जी जनरेशन की प्रक्रिया को जो है और आगे तक ले जाएंगे या कम समय में ज़्यादा ऊर्जा जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है कच्चा माल जो कह सकते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब बात करें थोरियम की, तो 25% विश्व का हमारे पास यहाँ पर है। किन किन राज्यों में है, तो केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड वाले राज्यों में जो है आपको समुद्र तट जो रेत होती है उसमें सम्मिलित, मतलब रेत में ही मिला हुआ कई जगह जो है आपको मिल जाएगा। अब याद रखने का तरीका यह है कि इसमें लिखा है नदी की रेत में और समुद्र तट में, तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब जो ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र की सीमा को खासकर टच नहीं करते हैं या जहाँ पर बहुत बड़ा जो है नदी का डेल्टा वगैरह नहीं है, वहाँ पर नहीं है। तो केरल है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। इन राज्यों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे रिएक्टर्स हैं जो आकार में स्मॉल हैं और उनको जो अब कोई चीज़ छोटी है, इसका मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसान हो जाएगा। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है पार्ट्स में होते हैं। आप इनको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो अलग करके जो है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं आप वहाँ पर भी ले जा सकते हो। देखो लिखा है चर्चा में कि होते बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर्स विकसित करेगा, साथ में निजी क्षेत्र के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि निजी क्षेत्र के साथ हमने बात की है बनाने की, जबकि हमारा 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम यह बोलता है कि आप निजी संस्थान को इसमें जो है सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ऐसा चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी ऐतिहासिक घटना कि हमारे यहाँ नियम कानून कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं और सरकार जो उसके विपरीत जाके काम कर रही है। तो याद रखिएगा क्यों इसको जो है ऐतिहासिक घटना के रूप में बोला। तो अब बात करें जो भारत स्मॉल रिएक्टर्स के बारे में, तो BSRS जो हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर आधारित होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दोनों में अवधारणा में जो है थोड़े से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है कारखाने में निर्मित और आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं, जबकि जो है हम जो दूसरे प्रकार की बात करें तो उनके साथ ये चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा हम कम यूज़फुल मान सकते हैं। भारत स्मॉल रिएक्टर्स भारत की मौजूदा दाब युक्त भारी जल रिएक्टर्स तकनीकी पर आधारित है, जबकि जो इसकी बात करें स्मॉल रिएक्टर्स की तो वो इस प्रकार के नहीं हैं, जिसकी वजह से हम जो है इनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के योगदान को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से होगा क्या कि हम चाह रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट कर जाए। सब देश चाहते हैं कि जो है पारंपरिक जो भी एनर्जी के सोर्सेस हम इस्तेमाल करते आए हैं उनको हम छोड़ें और जो है कुछ नए प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेस लेकर के आए, जिसमें खासकर जो है आपका परमाणु ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से पार्टिकल्स या छोटे से कच्चे माल से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है और उसका इस्तेमाल आप सालों तक कर सकते हो। स्मॉल मॉड्यूलर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 300 मेगावाट प्रति यूनिट जो है यहाँ पर एनर्जी जनरेट करती है।
ये याद रखना है कि कितना यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, नाम ही है उनका, स्मॉल नाम है, ठीक है। और कई इकाइयों में इनको लगाना पड़ता है, क्योंकि एक से तो काम होगा नहीं, बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पर इकाई के रूप में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि आप इनको असेंबल करके जो है दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बोला है टोकामेक। टोकामेक क्या है? टोकामेक टेक्निक से आर्टिफिशियल सन के बारे में बताता है कि कैसे जो है आप सूर्य की नकल करके, जैसे सूर्य में जो है संलयन होता है फिर वो एनर्जी जनरेट करता है, वैसे ही प्रकार की जो है संरचना की यहाँ पे नकल की गई। तो लिखा परमाणु संलयन में कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने क्या किया था, सूर्य जितनी एनर्जी जनरेट करता है उसका 7 गुना 48 सेकेंड तक मेंटेन करके रखा था। मतलब जो है सूर्य भी इतना एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया जितना जो है इस टोकामेक ने किया था, और 48 सेकेंड तक उसको रोक के रखा था, जिसके कारण जो है इसने क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्लाज्मा को 48 सेकेंड तक बनाए रखा है। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो कितना होगा? इतना है कि हम जो है इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करें टोकामेक क्या है, तो आपको बताया मैंने, सूर्य की नकल करते हैं, जैसे जो है संलयन होता है, प्रक्रिया होती है सूर्य के अंदर, वो जो है एनर्जी जनरेट होती है, उसी प्रक्रिया पर आधारित है। और उसी को हम कंटिन्यूअसली जो है कई तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं जो कि इसको कॉपी करके जो है इसी प्रकार की तकनीकी पर आधारित जो है ऊर्जा जनरेट करना चाहते हैं। हम कितना भी परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल कर लें, कितनी भी प्रकार की ऊर्जा इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमको पता है कि जिस प्रक्रिया को फॉलो करके सूर्य एनर्जी जनरेट कर रहा है लाखों करोड़ों सालों से, उसकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो पा रही। अगर हम उस प्रक्रिया को कॉपी कर लें, हमें पता चल जाए ढंग से, और उसको हम बनाए रखने में सफल हो जाएं, तो हमें जो है ये जो ऊर्जा की जो किल्लत है या जो एनर्जी की दिक्कत आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी एक दिन में। तो यहाँ पर जो है लगातार जो है अलग अलग देशों के द्वारा जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं। ज्वाइंट यूरोपियन टोरस यहाँ पर है, नियंत्रित संलयन ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला उपकरण था। तो ये था जेट, जिसने पहली बार ये प्रक्रिया की थी। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर जो है एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सबसे बड़ा टोकामेक डिवाइस है। तो पहला आपका है जेट, जिसने पहली बार ये प्रक्रिया की थी। अगर बात करें सबसे बड़ा जो है बिग है, वो है ईटर, ठीक है, इसका याद रखिएगा नाम, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। अब बात करें ईटर के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन के 27 देश, उसके अलावा बहुत सारे देश जैसे आपका हो गया चीन, जापान, भारत, साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब मिल करके जितने भी वैज्ञानिक हैं सबके साझेदारी के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसमें भारत का जो है इंडिया प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान सम्मिलित है, जो कि सब चीज़ों को देखता है। अब भारत का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है एक सहायता प्राप्त संस्था है, जो कि इस सारे काम को यहाँ पर देख रही है। तो याद रखना है कि विश्व का सबसे पहला, विश्व का सबसे बड़ा, और जो है उसमें कौन कौन सम्मिलित है, भारत का कौन सा संस्थान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारा हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब बात करें इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो चीन ने बनाया है, कुछ भारत ने बनाया है, अलग अलग देशों ने बनाया है। तो चीन का जो है उसका नाम है HH70, ठीक है, HH70 जो है चीन का है। जापान का जो है JT60SA, और भारत ने भी 2 बनाए हैं यहाँ पर, जो है एक हमारा है आदित्य, और जो है अर्ध स्वदेशी स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जिसका नाम है SST1। तो SST1 भारत का है, HH70 चीन का है, और जो टोकामेक है JT60SA ये है जापान का। अलग अलग देशों ने अपने टोकामेक ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन चर्चा में कौन सा था, अभी वाला। अब बात करें तो थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है थोरियम का इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर पावर में, और जो है यहाँ पर सॉल्ट न्यूक्लियर का मतलब सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम पहले क्या करते थे कि कूलक के रूप में भारी जल का उपयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या है कूलक के रूप में जो है नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टेम्परेचर बहुत जल्दी नहीं हाई होगा,
जब टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो थोरियम पिघलेगा नहीं, जब पिघलेगा नहीं तो लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया के या इस नई तकनीकी के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो चीन 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन गोबी मरुस्थल में स्थापित करने वाला है। इसकी बात यही है कि ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम की जगह जो है थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। शीतलक के रूप में जो है यहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो है हम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे या नमक का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या कि उष्मा को स्थानांतरित करने और विद्युत उत्पादन के लिए जो है यहाँ पर नमक और CO2 का इस्तेमाल करने से शीतलक जो है ठीक से काम करेगा। जो भी प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी गर्म नहीं होगी, तो उच्च समय तक जो है चीज़ें काम करेंगी। देखो लिखा उच्च गलनांक बिंदु है इसका यूरेनियम की तुलना में, जिसकी वजह से हमें जो है ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ में जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है, क्योंकि ये जो है प्रदूषक नहीं या कम विषाक्त है या जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, रेडियोधर्मिता भी इसकी जो है कम होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। तो नाम से पता चल रहा है कि हम ऊर्जा को कहाँ भंडारित करेंगे, बैटरी में। अब किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, सारा जो है समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो है। तो SBI कैपिटल ने क्या किया है, बोला है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है इस क्षेत्र में, ताकि जो है इसको हम और आगे ले जा पाए। तो SBI कैपिटल मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इकोसिस्टम को वित्त वर्ष 2032 तक हम कितना फंडिंग करने वाले हैं, 3.5 लाख करोड़ का वित्त जो है पोषण मिलेगा, ताकि जो है हम इस क्षेत्र को और आगे ले जा पाएं। अब देखो इसमें होता क्या है, जो भी बैटरी आप इस्तेमाल करते हो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हो, या विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जब बैटरी चार्ज करते हो आप, फिर जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस रासायनिक ऊर्जा को फिर से आप विद्युत ऊर्जा में इस्तेमाल करते हो। तो क्या है, विद्युत रासायनिक भंडारण प्रणाली पर आधारित है। ये वर्गीकृत किया गया है जो बिजली के भंडारण के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो भी मतलब सिर्फ एक ही प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को पालन करके जो है आपको एनर्जी उपलब्ध कराई जाएगी। कौन कौन सी है इसमें, लेड एसिड बैटरी है, निकेल जो है कैडमियम बैटरी होने वाली है, लिथियम आयन बैटरियां हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा, बहुत जल्दी गर्म होती हैं, विस्फोट वगैरह जो भी आपके फ़ोन वगैरह में होता है वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। और लास्ट हमारा है सोडियम सल्फर बैटरियाँ, मतलब जो भी सोडियम आधारित बैटरी है वो कुछ हद में या काफ़ी हद तक जो है लिथियम आयन बैटरी से बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि वो गर्म कम होती हैं, विस्फोट वगैरह भी नहीं होता है, तो किसी को खतरा भी नहीं है। अब बात करें यहाँ पर जो है बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई पहले, तो वायबिलिटी जो है गैप फंडिंग जो है इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, फंड्स इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि हम इस क्षेत्र में जो है इन्वेशन को बढ़ावा दे पाएँ, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे पाएँ, ताकि इस क्षेत्र को कल को आगे ले जा पाएँ। अब कोई भी चीज़ आपको आगे ले जानी है तो जाहिर सी बात है आपको पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है लगातार इस पर चल रही। अगला आर्टिकल हमारा है सोडियम आयन बैटरी। देखो हमने अभी पढ़ा था सोडियम सल्फर बैटरी अच्छी होती हैं। अब यहाँ पर एक नए प्रकार की बैटरी है सोडियम आयन बैटरी। यहाँ पर है एनोड कैथोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तुरंत देखो चार्ज डिस्चार्ज, तुरंत चार्ज होती है बैटरी, और डिस्चार्ज होने में भी इसको बहुत समय लगता है। तो क्या है, घंटों चार्ज नहीं करना है, विद इन सेकेंड्स जो है बैटरियाँ चार्ज हो जाती हैं और लंबे समय तक जो है ये चलती हैं। तो लिखा है केवल कुछ सेकंड में चार्ज होती हैं। उच्च शक्ति वाली हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरियां हैं, तेजी से चार्ज होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिथियम आयन बैटरीज की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके कंपैरिजन में बहुत बेहतर हैं और अधिक जो है किफ़ायती, मतलब सस्ती भी होने वाली है। तो सस्ती भी हैं, लंबे समय तक जो है बोलते नहीं सस्ती और टिकाऊ टाइप की जो बैटरियां हैं वो ये होने वाली। अब बात करें जो है इसके बारे में, तो सोडियम लिथियम की तुलना में जो है 500 से 1000 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिथियम तो हमें मिल भी नहीं रहा है, लिथियम लेने के लिए जो इतनी हमें जो है मशक्कत करनी पड़ रही है। अब सोडियम तो हर जगह अवेलेबल है, तो सोडियम का इस्तेमाल हम कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, कच्चे माल के रूप में अवेलेबल है, तेजी से चार्ज भी हो रहा है, सुरक्षित है क्योंकि विस्फोट वगैरह नहीं हो, गर्म नहीं होता जल्दी से।
अधिक तापमान रेंज को ये सह सकता है। लघु और बड़े पैमाने की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में हम कहीं पर भी करना चाहें तो इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। लिथियम आयन बैटरी देखिए क्या होती है, तो कुछ देशों तक ही सीमित है क्योंकि लिथियम हर जगह नहीं अवेलेबल है। धीमी चार्जिंग दर होती है, कम सुरक्षित है, आग वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। तापमान रेंज भी इसका कम है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पोर्टेबल उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही उपयुक्त है। कई जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या है, हम लगातार इनोवेशन कर रहे हैं और नए नए प्रकार की तकनीकों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से समझ में आ रहा है कि हम ऐसा सेल बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन जो है फिलिंग की गई होगी और उसका इस्तेमाल देखो जितना भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, सबका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल और जो है पेट्रोल डीजल कोयला जो भी है उसके अलावा तो क्या है चर्चा में क्यों है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका जो है जिसका नाम रखा गया है MVC चेंज। MVC चेंज है। 100% जो है यहाँ पर क्या है जो एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है, देखिए लिखा है 100% नेट जीरो उत्सर्जन है कि ये चलेगी तो समुद्र में, लेकिन जो है कार्बन एमिशन है इसका ज़ीरो है क्योंकि किसका इस्तेमाल करके चलाई जा रही है, हाइड्रोजन फ्यूल का। और हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, H2O हमारा इस्तेमाल होगा इसमें। तो जब इसको विखंडित करेंगे तो या तो हाइड्रोजन निकलेगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो कोई यहाँ पर CO2 एमिशन नहीं हो रहा है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के मामले द्वारा चलाया जाएगा ये। HFC जो है वाहन पार्टिकुलेट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड सहित कोई भी प्रकार का पॉल्यूटेंट्स जो है यहाँ पर मुक्त नहीं करते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है नगण्य या जीरो कह सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है जिंक एयर बैटरीज। जिंक एयर बैटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो CSIR ने ऐसी जिंक एयर बैटरीज बनाई है कि जो कि न्यून तापमान पर आप माइनस में चले जाओ, फ्रीज कर दो वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो बैटरी काम करेगी क्योंकि हमें पता है बहुत सारी बैटरियाँ ऐसी होती हैं, बैटरियाँ खासकर जो है कम तापमान होते ही काम करना बंद कर देती है, जम जाती हैं। तो इसलिए जो इसको बनाया गया ताकि रिमोट स्थान मतलब जो है ऐसी जगह हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत बर्फ़ है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, आप उनका जो है इनका इस्तेमाल वहाँ पर भी कर पाएंगे। मेटल एयर बैटरी का एक प्रकार है ये। जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एयर जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं, दोनों ही आपस में काम करते हैं। निर्मित एक कुशल टिकाऊ और कैथोड उत्प्रेरक एक जो है एंटी फ्रीजिंग जो जमती नहीं है इलेक्ट्रोलाइट के संयोजन से बना हुआ है ये। इसमें इस्तेमाल यह है COFe और Fe3C जो है ये मिक्स्ड करके जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। तरल ठोस दोनों अवस्था में जो है काम करता है ये, बढ़िया एकदम बिल्कुल से। ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रभावकारिता को भी बढ़ा रहा है। लॉन्ग लास्टिंग है, जो है ज़्यादा उपयोगी है और जो है लॉस इसमें कम है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं। लाभ क्या है, पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल भी है, कहीं पर भी कभी भी ले जाओ। जो है वज़न में भी हल्का है ये, अत्यधिक ठंडी दशाओं में भी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है चर्चा का विषय रहा है। तो एक ही याद रखना है कि बहुत मिनिमम टेम्परेचर में, न्यून टेम्परेचर में, माइनस में भी जाकर के वो काम करता है अच्छे से, जिंक वाली बैटरियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्राइबोई इलेक्ट्रिक्स नैनो जनरेटर्स प्रौद्योगिकी। तो जनरेटर्स कैसे होने वाले हैं, नैनो जनरेटर्स होने वाले हैं। अब ये जनरेटर्स हैं तो कहीं तो किसी संस्थान में तो लगेंगे। देखिए लिखा है IIT इंदौर ने सैन्य कर्मियों के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स यहाँ पर जो है नैनो जनरेटर्स तकनीकी पर आधारित जूते बनाए हैं। तो कहाँ पर है ये, जूते बनाए गए हैं और इस तकनीकी पर आधारित है। किसने बनाया है, IIT इंदौर ने सैन्य कर्मियों के लिए बनाया है ताकि जो है उनको जो है हम और बेहतर तरीके की चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। चलते समय यांत्रिक ऊर्जा को ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है, फिर इस सिस्टम में लगे डिवाइस में भंडारित कर लिया जाता है। मतलब जो है पूरे सिस्टम आपकी बॉडी में लगा, जब भी आप चलेंगे तो आप चलते समय भी जो है
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे होंगे, जो कि आपकी बॉडी में, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स कहीं पर लगा होगा आपके कपड़ों में, वहाँ पर आप इसको स्टोर करते जाएंगे। ये जो हो रहा है घर्षण द्वारा उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो पृथ्वी की सतह पर हम जो है फ्रिक्शन करते हैं, उस फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एनर्जी जनरेट की जा रही है। भंडारित ऊर्जा जो है छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों या फिर धारण करने योग्य उपकरणों, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी होती हैं, चिकित्सा उपकरण होते हैं, या फिर अन्य प्रकार के छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनमें जो है एनर्जी, हम अगर उनके लिए कोई एनर्जी चाहिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा आज का, जिसमें हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है पिछले साल जो चर्चा में थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, वो सारे हमने यहाँ पे 1 बाय 1 कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन था तो हम बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, सिर्फ पॉइंट्स और फैक्ट्स पर ही बात की है। तो क्लास अगर समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।